अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, लेकिन हम कुछ ख़बरें डिस्कस करेंगे, चुनिंदा यानी सिलेक्टेड बातें। यानी सबसे पहले तो बात होगी कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के साथ साथ मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें सियासत की सूरत हाल और वज़ीर आज़म का बयान, इसके साथ साथ कोरोना की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी और क्रिकेट का मौजू भी ज़ेर बहस आएगा। मैं चलता हूँ अपने मेहमान शख्सियत की जानब। यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अलमदार बलोच, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम अलमदार। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। पहली खबर मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुदालत जबरी पाबंदियों का स्याह दौर, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, अक़वाम आलम खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो कैसे देख रहे हैं अब भी, यानी अगर कोई नहीं बोलता दुनिया खामोश रहती है, दुनिया के मुनसिफ जो हैं वो नहीं बोल रहे, तो आपको क्या लगता है आखिर क्या सूरत हाल होगी उन कश्मीरियों की और उनका जज्बा आज़ादी यानी आज़ादी की जंग लड़ने हैं? तो कैसे देख रहे हैं हालिया सूरत हाल? राना साहब देखें, कश्मीर की जब बात आती है, कश्मीर का जब लफ्ज़ आता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत इंसानियत सोज़ मज़ालिम कर रहा है। अगर हम पिछले दिनों का जो वाक़या है कि एक नवासा, उसके सामने जो नाना को मसलन शहीद किया गया और फिर वो नवासा अपने नाना को, क्योंकि बच्चा था, फितरी तकाज़ा है कि जब वो अपने नाना को उठा रहा था, उसको पता नहीं था कि मेरे नाना को मार दिया गया है, मेरे नाना को शहीद कर दिया गया है। वो उठा रहा था कि नाना चले। अब वो आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मैं इस पे जो अक़वाम आलम है, आलमी बिरादरी है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, वो अगर दुनिया के किसी कोने में, यूरोप में, किसी मुल्क में छोटा सा वाक़या हो जाए तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अक़वाम आलम, अक़वाम मुत्तहिदा शोर मचा देते हैं। लेकिन कश्मीर में इस वक्त खून की नदी बह रही है, कोई उसमें तमीज़ नहीं है कि जवान मर रहा है, बच्चा मर रहा है, बुज़ुर्ग मर रहा है, हत्ता कि ख़वातीन की इसमत दरी तो अपनी जगह, उनको भी मारा जा रहा है, उनको भी जो सामने आया निशाना बनाया जा रहा है। और उससे बढ़ के जो भारत ने पिछले 1 साल से मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद एक हरबा इस्तेमाल कर रहा है, वो कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल। पैलेट गन्स, उसमें ऐसा मवाद के उस पैलेट गन से वो आने वाली नस्ल को बिनाई से महरूम कर रहा है, यानी कि वो निशाना बनाता है। क्या आलमी बिरादरी को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ये तमाम तर मज़ालिम नज़र नहीं आ रहे? इसका मतलब तो यही है कि हर बंदा कह रहा है कि सोई हुई है, असल में पीछे एजेंडे हैं राना साहब। ये जो मैं समझता हूँ, मेरी राय है कि फिर इसका मतलब हम ये हम कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बिरादरी इसका हल भी नहीं चाहती। यानी कि अब देखें तो पूरे खिते का, जनूबी एशिया के खिते का अमन जो है वो मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है। अगर आज कश्मीर का मसला हल हो जाए, पूरे खिते में अमन की एक फ़िज़ा होगी कायम। लेकिन अगर ये मसला हल नहीं हो रहा, अगर इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, इसका मतलब है इन जो कुव्वतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी बिरादरी, इनके अपने मफाद उसमें पोशीदा है, जिसकी वजह से वो खामोश हैं। अब ये जो हालिया दिन गुजरे हैं, आपने जो पिछले 1 साल जो अब यौम इस्तिसाल जो था, वो क्यों था कि भारत ने ऐसे इक़दामात किए जो कि खुद उसके आइन के खिलाफ है। बल्कि मैं यहाँ पे शहबाज शरीफ का जिक्र करूँगा, अपोजिशन लीडर हैं, आज़ाद कश्मीर असम्बली से उन्होंने खिताब किया और कहते हैं मोदी कश्मीरियों का कातिल 5 अगस्त अजीम सानहा है, यकजा होकर भारत को जवाब देना होगा। तो आपको लगता है कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सियासत को और सियासतदानों को? देखें, पाकिस्तान क्योंकि कश्मीरियों का एक मजबूत वकील है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने शुरू दिन से जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आई है, मसला कश्मीर की बात आई है, तो हमें तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नज़र आई हैं। उनका मौक़िफ़ या नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर के इशू पर हमें कौम, यानी कि चाहे वो सियासतदान हो, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी,
बच्चा बच्चा हमें मुत्तहिद नज़र आया है। 5 अगस्त की अगर हम बात करें, यौम इस्तिसाल था, उस पे यौम इस्तिसाल जो था उस पे 5 अगस्त के जो इक़दाम थे, भारत के गैर कानूनी इक़दाम, उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कश्मीरी पाकिस्तानी बसते थे, उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि भारत अपना जो कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा है वो ख़त्म करे और कश्मीरियों को उनका हक़ के खुदादियत दे। अब इमरान खान भी उधर गए कश्मीर में, उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब किया, सियासी क़यादत भी आपकी जो है वो वहाँ पहुँची, आपके चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी पहुँचे, जो तमाम पर। तो ये मैसेज था कि हम आप कश्मीरियों के साथ सिर्फ खड़े नहीं हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। अब जो ये जो पाकिस्तान का जो एक नया यानी कि नक्शे में शामिल करके, ये भी एक मैसेज है मोदी को कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। बल्कि अलमदार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, बिल्कुल यौम इस्तिसाल पे जब वो रैली निकल रही थी तो वहाँ पे पूरी क़यादत थी मौजूद और आपकी वज़ीर ख़ारजा से बात भी हुई, बल्कि यानी वहाँ पे अगर देखा जाए तो मीडिया के हवाले से लोगों सिर्फ सच का नज़र आ रहा था, वो PTV सरकारी TV पे कट हो रहा था, पूरी चैनल्स पे बाकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा था। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल थी वहाँ पे एकदम से, क्योंकि इतने तमाम मीडिया वहाँ पे मौजूद था, तमाम क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, बड़ा अहम दिन था, लेकिन इसके बावजूद वो सारे का सारा मौका आपको मिला या आपने हासिल किया, तो कैसी सूरत हाल थी वहाँ? राना साहब, क्योंकि कोई भी रिपोर्टर या कोई भी जब फील्ड में मौजूद होता है रिपोर्टर, तो उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा करे। तो हम भी रूटीन की कवरेज यानी कि कर रहे थे, रैली आगे चल रही थी जिसमें आपको पता है गर्मी की भी शिद्दत थी, तो हम उसको कवर करते करते जब सदर हाउस पर जब ये इख्तिताम पजीर होनी थी, वहाँ पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, तमाम तर सियासी क़यादत जो थी, वज़ीर ख़ारजा, दीगर पार्लियामेंटेरियंस, सदर मुमलिकत ने वहाँ पर ख़िताब जब किया, तो उसके बाद ये होता है कि जब खिताब ख़त्म हुआ तो आम रूटीन में मीडिया बस रिलैक्स हो जाता है कि अब ख़त्म हो गया, चंद एक शॉर्ट्स करने होते हैं पार्लियामेंटेरियंस वगैरह के या जो सियासी वो भी कोई मौका मिलता है, तो हमने भी वही रूटीन के जो है वो शॉर्ट्स करना शुरू कर दिए। अब जब हम शॉर्ट्स कर रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी कि शाह महमूद कुरैशी एक साइड पर खड़े थे, वो कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, तो मेरे जहन में था कि अब इनका हमने कोशिश करनी, अगर ये खड़े हुए हमारे ये शॉर्ट्स मुकम्मल होने तक तो हम इनका शॉट लेंगे। अब हमने जब शॉट्स मुकम्मल किए तो मेरे साथ मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद साहब थे, तो मैंने उनको कहा कि आप अपना यानी कि संभाल लो कैमरा, हम शाह साहब की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनका शॉट हमें मिल जाए। तो बिलावल ने अपना कैमरा उठाया, तो शाह साहब इतने तक जो है वज़ीर ख़ारजा साहब निकले हैं बाहर यानी कि अपनी गाड़ी की तरफ, तो हमने थोड़ा सा आगे मूव करके, उसके सिक्योरिटी वाला खड़ा था, मैंने कहा एक मिनट शाह साहब से हमने बात करनी है, तो मैंने शाह साहब को आवाज़ लगाई कि शाह साहब आपका एक शॉट लेना है। शाह साहब ने पहले कहा नहीं बस मैं जल्दी में हूँ, फिर मैंने कहा शाह साहब, तो वो रुक गए। अब ये था कि मंजर ऐसा बना राना साहब के, क्योंकि एक ही हमारा मीडिया यानी कि सच TV था, तो हमने मसलन बिलावल रेडी था तो हमने उनसे मैंने सवाल कर दिया। अब इस दौरान मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में बिलावल खुर्शीद जो हमारे कैमरा मैन उन्होंने बताया कि PTV का जो कैमरा था वो बिल्कुल साथ साथ उनके, क्योंकि होता है कि जब मूवमेंट वो सरकारी था, अब उसने जो है वो लाइव दे दिया, वो जो है सारे चैनल्स पर यानी कि लाइव चला गया कि शाह महमूद कुरैशी जो है मीडिया से। अब इस दौरान बाद में जब हमने ये शॉट यानी कि कर लिया ख़त्म, आखिर में है, लेकिन हाँ लोगो सच के चल रहा था, और वहाँ पर सारे जितने हमारे रिपोर्टर्स दोस्त थे, कैमरामैन थे दीगर चैनल्स के, उनकी दौड़े लगी, ऑफिस से उनको कॉल आ गई कि भाई शाह महमूद टॉक कर रहा है, सच का वहाँ पर चैनल यानी कि लोगो मौजूद है, बाकी कोई नहीं है। तो ये कि अच्छा रिपोर्टर, ये बड़ी अहमियत की अमल होती है ये चीज़। अच्छा अलमदार, इस वक्त मैं ज़रा अपने नाज़रीन को आगाह कर दूं कि नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त नबील नकवी, नुमाइंदा सच न्यूज़ लाहौर, वो भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम। नबील, आपसे गुफ्तगू तो हमारी शुरू है, जिन प्रोग्राम का हिस्सा आप हो गए और हम आपसे गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। एक आध सवाल मुझे अलमदार साहब से करना है, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे गुफ्तगू होगी असल में कोरोना के हवाले से हालिया सूरत हाल। लेकिन अलमदार, वज़ीर आज़म का ख़िताब वो कहते हैं, उनका बयान है, 2 साल मुश्किल गुजरे, अपोजिशन NRO का शोर मचाती रही, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया। कैसे देख रहे हैं जी बयान? राना साहब देखें, जो भी हुकूमत आती है ना वो क्योंकि ये एक यानी कि आप कहें रूटीन मैटर है कि वो कहती रहती है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हमने सुना था पहले जब कि 100 दिन में हम सब कुछ ठीक कर देंगे आएंगे, तो उसके बाद हमने 6 माह का भी सुना, अब उसके बाद 2 साल हो चुके हैं। तो अगर 2 साल की कारकर्दगी हुकूमत की अगर हम देखें तो 2 साल में बहुत बड़े वादे और दावे थे जो पूरे नहीं हुए। तो
अच्छा, एक मैं इस पे भी बड़ा हैरान होता हूँ, एनआरओ का बड़ा हम सुनते हैं शोर के, एनआरओ एनआरओ। अब दूसरी तरह अगर आप अपोजिशन से आप बात करें, और अपोजिशन ने भी कई दफ़ा कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है वो वाजे कर दें कि एनआरओ मांग कौन रहा है, ठीक है, तो अब समझ नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी राय में, हुकूमत जो होती है उसको बड़ा दिल भी रखना होता है, और फिर जब आप को इक़्तिदार में आप हैं, आपके पास इख्तियार भी है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखें इस 2 साल में, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत की अवामी यानी कि इस्लाह के लिए और अवाम की रिलीफ के लिए कितनी संजीदा नज़र आती है। आप कानून साजी पे देखें कि पार्लियामेंट के अंदर इन 2 सालों में कानून साजी कितनी हुई है, अवामी मसाइल के हवाले से, अवामी इश्यूज़ के हवाले से, अवाम के हकूक़ के हवाले से। क्योंकि कानून साजी होती है तब उस पर अमल दरामद होता है और आगे उस पर इम्प्लीमेंट होता है, तो आवाम तक उसके जो है असरात जाते हैं। तो ठीक है, वो अब भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ने का वक्त है, तो मेरे ख्याल में अब बहुत वक्त हो चुका है, 2 साल काफ़ी अर्सा है, तो चाहिए हुकूमत को कि अब कुछ इक़दाम भी करे। और एनआरओ का मेरे ख्याल में अब देखें तो आपने जो एहतसाब का अमल भी चल रहा है उस पर भी सवालिया निशान है आपके। एनआरओ आप कहते हैं जी हम एनआरओ नहीं देंगे, वो कहते हैं हम मांग नहीं रहे, किसको कौन मांग रहा है वो बता दें, तो बता भी नहीं रहे। तो लेकिन हुकूमत ने भी वाकई इसका बयान रखा, और इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन भी मसरूफ़ है। अब कानून साजी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, क्या सूरत हाल होती है लेट्स सी, आगे मजीद देखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अच्छा वक्त आ रहा है वज़ीर आज़म का, देखते हैं वो भी अच्छा वक्त चलते हैं नबील की जानब। नबील, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा कोरोना के हवाले से, और कोरोना में भी जो सूरत हाल है कि आज बहुत सारे सेक्टर्स खोल दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कौन कौन से सेक्टर हैं जो खोले गए? अदील, हुकूमत की जानिब से ये जो फ़ैसला हुआ है, मुख्तलिफ सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ खोल दी गई हैं, काफ़ी खुशाइंद फ़ैसला, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके बिज़नेस थे, छोटे लेवल के जो बिज़नेस थे, जिन्होंने 3-4 महीनों में उनके बिज़नेस जो तबाह हो गए, वो लोग काफ़ी खुश हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ताजिर बरादरी थी, काफ़ी हमने देखा कि ईद के से पहले जो लॉकडाउन लगा उसमें उसके बाद जो हुकूमत और ताजिर बरादरी जो आमने सामने आके खड़ी हो गई थी, उनकी जानिब से भी इस फैसले को बड़ा खुशाइंद करार दिया जा रहा है। और ये भी देखने में आया कि जो लॉकडाउन हुकूमत ने 5 अगस्त तक लगाया था, वो 2 दिन पहले 3 अगस्त को ही उठा लिया, यानी जो बुध को उठना था उसको जो है वो पीर वाले दिन ही जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया था, और मुकम्मल तौर पे इजाज़त दे दी गई थी कि आप लोग बाज़ार खोल सकते हैं, मार्केट्स खोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ईद का तीसरा रोज़ था, ताजिर बरादरी भी ईद मनाने में मसरूफ़ थी, दावत उड़ाने में मसरूफ़ थी, तो उन लोग नहीं खोल पाए थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो थी 2 दिन पहले जो रिलीफ दे दिया गया था। अब जो 2 दिन पहले जो असद उमर साहब ने जो ऐलान किया और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खोलने का जो उसमें ऐलान किया, उसके बाद जिसमें रेस्टोरेंट मार्कान्स हैं, शादी हॉल्स वाले हैं, होटल्स वाले हैं, सियाती मुकामात वगैरह, वो लोग तो हमें काफ़ी खुश आ रहे हैं। अब जो खोलने की बात की है उसमें अगर बात की तो सबसे पहले होटल रेस्टोरेंट जो है वो नबील, आज तो सिर्फ शॉप्स ओपन होंगी और उनका दौरानिया भी, यानी वो जो पाबंदी है वो भी ख़त्म कर दी गई है, टाइम लिमिट्स वाली। बाकी जो है जिसका आप शादी हॉल्स की बात करें या रेस्टोरेंट्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स तो 10 को मेरे ख्याल में खोले जाएंगे और 15 को शादी हॉल्स, पार्क्स या और तालीमी इदारे हैं। नहीं, अगर दुकानों की बात की जाए अदील, तो इस फैसले से पहले भी हम ये देख रहे थे कि 6-7 बजे तक जो हुकूमत की जानिब से अकॉर्डिंग टू कोरोना SOPs जो 7 बजे तक की टाइमिंग की पाबंदी थी, वो भी मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं की जा रही थी। 7 से 8 और 8 से 9 तक की तो हमने मार्केट्स देखी हैं जो दुकानें खुली हुई हैं। अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, गुलशन रावी की बात की जाए, इस्लामपुरा की बात की जाए, इकबाल टाउन की, जो अंदरून इलाकों के जो बाज़ार होते हैं वो मुकम्मल तौर पे खुले होते थे। हाँ, उनको मुकम्मल तौर पे हुकूमत की जानिब से जो इजाज़त मिल चुकी है। अब वो जो हफ्ता इतवार की बंदिश थी, रात को टाइमिंग का जो मसला था, जो 7-8 बजे बंद होने थे, वो मुकम्मल तौर पे जो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब 10 तारीख से जो है सबसे अहम फैसला जो किया गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे ईद से पहले भी कि जो होटल मालकान और रेस्टोरेंट्स मालकान हैं, उन्होंने जो थे मियां असलम इकबाल साहब से मुलाकातें की, दो मुख्तलिफ आला काम से मुलाकातें की कि जब तमाम सेक्टर्स खोले जा रहे हैं SOPs के तहत, तो कम अज़ कम होटल और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए जाएँ ताकि उनकी जो मुश्किलात में इस वक्त इजाफा हुआ वो कम हो सके। देखें, अगर एक रेस्टोरेंट, एक छोटा सा रेस्टोरेंट बंद होता है अदील, तो सिर्फ वो एक रेस्टोरेंट बंद नहीं होता, उसमें काम करने वाले 20 अफराद, और 20 अफराद में अगर मैक्सिमम 1 या 2 मैनेजर और क्लर्क होते हैं, बाकी सारे वेटर्स होते हैं,
छोटा अमला होता है वो 20 से 22 घर बंद हुए होते हैं, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था। लोगों के घरों में वो कारोबार अमली तौर पे पहिया जो है वो चूल्हे बंद हो चुके थे, यानी कारोबार का पहिया चलना शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल, यही बात है कि लोग कारोबार का पहिया अमली तौर पे अब चला है, तो लोगों में काफ़ी थोड़ी सी खुशी तो काफ़ी है, लेकिन उम्मीद जो है वो हमें कम नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी कारोबार ऐसे हैं, अगर सिर्फ क्योंकि 10 अगस्त की अगर हम सिर्फ इस वक्त मैं रेस्टोरेंट्स की आपको मिसाल दूं तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं। मेरे अपने एक दोस्त का रेस्टोरेंट ऐसा है, मैं उसकी मिसाल दूं तो उसको बंद करना पड़ गया इन दिनों में अपना रेस्टोरेंट, क्योंकि उसके पास देने को किराया नहीं था, मुलाजमों को देने को सैलरी नहीं थी, बाकी जो बिल वगैरह होते हैं आपके वो सारे खर्चे नहीं थे, उसको बंद करना पड़ गया। अब जो बड़े लेवल के रेस्टोरेंट्स थे वो तो अब थोड़ी बहुत इस पोजीशन में हैं कि वो 10 अगस्त से खुलेंगे और किसी न किसी तरीके से वो अपना जो उनका कस्टमर था उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल थी। इसके बाद सियाती मुकामात थे और ख़ास तौर पर जिम्स वगैरह जो थे, कोई कहीं ना कहीं खुशखबरी है सरमायाकारी के हवाले से और दूसरा उन बिजनेसमैन के हवाले से जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, लेकिन उन्हें दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। नबील, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं थोड़ी हालिया सूरत हाल जो कोरोना की है उस पर बात कर लूँ अलमदार से। अलमदार, पाकिस्तान की कोरोना का जो है पाकिस्तान में वो खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है, खात्मे के करीब जा रहे हैं हम लोग। एक्टिव केसेस महज 18,494 रह गए, 2,59,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं हालिया सूरत हाल को? वाकई पिछले दिनों हमने देखा कि अमवात की शरह भी बहुत कम हो गई, लेकिन अब मज़ीद थोड़ा सा कुछ तो शरह बढ़ी है, और कुछ अगर हम देखें तो अब ये शॉप्स भी खुल रही हैं और आगे बहुत सारे बिजनेस भी खोलने का इरादा किया जा रहा है, तालीमी अदारे खुल रहे हैं। तो मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर कोरोना हालिया सूरत हाल कैसी? देखें राना साहब, इसमें दोनों मैं इसमें हुकूमत को भी और जो इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, और आवाम को भी इसका क्रेडिट जाता है कि मिल के, क्योंकि एक मुश्किल वक्त जब भी किसी कौम पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसको मिल के ही उससे निकला जा सकता है। और एज़ ए कौम हमने, मेरे ख्याल में दीगर ममालिक की अगर हम सूरत हाल देखें तो कोरोना के हवाले से पाकिस्तानी कौम ने जो यानी कि हुकूमत का काफ़ी हद तक साथ दिया कि जो SOPs बताए गए, जो की गई हिदायत दी गई, उन पर अमल दरामद किया, तो ये सूरत हाल आई है। पहले जो केसेस की आप अगर ईद से, छोटी ईद से पहले देखें तो क्या सूरत हाल थी कोरोना की, उसके बाद फिर छोटी ईद पर थोड़ी सी नरमी की गई तो उसके क्या नताए सामने हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन छोटी ईद के बाद थोड़ी सी हुकूमत ने फिर सख्ती की और आवाम के अंदर ये किया कि भाई अगर SOPs पर अमल ना किया गया तो नुकसान होगा। हम तो ये देखें, कोई खुशी से जो हमने भी देखा, अभी जैसे नबील भी बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट कारोबार वाकई बंद थे, बिल्कुल, और कारोबार मसलन ना होने के बराबर रह गए हैं, काफ़ी लोग घरों में बैठ गए हैं, काफ़ी लोगों ने एक पेशा छोड़ के दूसरा पेशा अपना लिया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए था कि आवाम को SOPs पर अमल करना था, और वो उन्होंने अभी यानी कि किया है। तो ये सूरत हाल है कि अब आपके यानी कि अगर आप 3 लाख के करीब 2,80,000 तक तकरीबन आपके केसेस पहुँचे। नहीं तो अब जब ये दुकानें खुलने जा रही हैं, उनकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, बल्कि इस्लामाबाद में तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। तो अब आप कैसे देख रहे हैं? कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? एहतियाती तदाबीर या SOPs का बोला तो क्या है कि एहतियात करनी होगी हर हवाले से आपको, ये कारोबारी हवालों में भी ये शामिल है, लेकिन आपको लगता है कि कौम वाकई या आवाम जो है वो एहतियात करेगी और बेहतरी की जानिब ही हम जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सूरत हाल मज़ीद ना बिगड़ जाए? राना साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि क्रेडिट आवाम को भी जाता है, और हमने देखा है कि बहुत मसलन जिनको इतनी यानी कि माशरे के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो आम समझे जाते हैं, हमने उन्हें भी देखा, यानी कि एक रेडी वाला भी अगर खड़ा था तो उसने भी पहना है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे हमें उसकी वायलेशन भी नज़र आई कि यानी बेहतियाती भी नज़र आई, लेकिन अक्सरियत ने इस चीज़ को अपनाया कि मास्क पहनते थे, कोशिश करते थे। फिर जो दुकानदार है वो भी कोशिश, SOPs। अब जबकि ये एक बड़ा अच्छा मतलब फैसला यानी कि हुकूमत ने भी तब किया है जब उसने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है, यानी कि जो आपकी सेहत के हवाले से वजारत सेहत रिपोर्ट लेके अब जब खुलेंगे तो एक मौका तो है कि पहले ही सूरत हाल, हमारी माशी जो सूरत हाल है वो पहले सामने है। तो अब खुश हुए लोग, लेकिन कोशिश है कि SOPs पर अमल जाना चाहता हूँ। नबील, अब शॉप्स तो खुल गई, ये दुकानें खोली गई, टाइम लिमिट्स भी बढ़ा दी गई, लेकिन लोगों का रद्द अमल कैसा है?
अदिल, मैं यहाँ थोड़ा सा अलमदार से इख्तलाफ ये करूँगा कि हमने जो देखा ईद उल फितर के दिनों में भी जो हुकूमत की जानिब से मार्केट्स खोल दी गई थी। ईद उल फितर वाले दिन भी नमाज ईद पे भी हमने SOPs मुकम्मल तौर पे देखी, और इसके बाद भी जो जब तक स्मार्ट लॉकडाउन इमरान खान साहब ने मुतारिफ़ नहीं करवाया, बज़ाहिर तो SOPs भी थे और एहतियाती तदाबीर भी थी, लेकिन अवाम ने जितना इनको रद्द किया ख़ास तौर पे ईद उल फितर के अयाम में, और उसके बाद जब तक अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे स्मार्ट लॉकडाउन में, लाहौर के 53 इलाके बंद थे, फिर 7 इलाके बंद कर दिए गए, तो उधर आप ये देख लें कि कोई स्मार्ट लॉकडाउन, सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन किसी हद तक था कि सिर्फ बाहर बैरियर्स लगे होते थे, पुलिस खड़ी होती थी और सिर्फ अंदर रिहायशी जा सकते थे या ज़रूरत के तहत जिन लोगों ने जाना था वो जा सकते थे। लेकिन उसका जो रिएक्शन आता था वो क्या होता था कि सिर्फ बैरियर्स के एक साइड पे अगर रोड खाली है तो उसी बैरियर के दूसरी साइड पे 150-200 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, लोगों का रश है, जमे गफीर लगा हुआ है कि जी हमने अंदर जाना है। तो कहाँ का SOPs और कहाँ का वो सोशल डिस्टेंसिंग को मुकम्मल तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन थोड़ा क्लियर कर दूं। असल में जो सूरत हाल बता रहे हैं ना अलमदार बलोच, वो इस्लामाबाद की है, और मैंने भी दोनों ईदों पे मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ अपने आबाई इलाकों में। और जिस तरह आप लाहौर की बात कर रहे हैं, वाकई बहुत सारी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन रहा, बाहर वाकई ऐसी सूरत हाल देखने में आई, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसी सूरत हाल थी कि बहुत सारे लोग और हर हवाले से एहतियात बरती जा रही थी, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, बाकी एहतियाती तदाबीर। हाँ, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि वाकई पंजाब के बहुत सारे शहरों में यही सूरत हाल रही, और आप तो पल पल बाखबर रखते रहे आवाम को। मैं आपसे इतना इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आप जो उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, मेरी नज़र में शायद वो इस्लामाबाद की सूरत हाल को बताते हुए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उस हवाले से SOPs का ख्याल ज़रूर रखा गया। लेकिन आपकी अपनी राय, और बेहतर है, मैं इसको जानता हूँ कि बाहर इस्लामाबाद से बाहर बहुत सारे शहरों में इसको इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, और कहीं कहीं तो ऐसी भी सूरत हाल आई कि हमने शादियां भी देखी और वहाँ पे फायरिंग भी देखी। SOPs का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मास्क नहीं पहने। लेकिन दही इलाकों में तो आप बिल्कुल दही इलाकों में तो ऐसे ही, पता नहीं कि कोरोना लेकिन है या नहीं है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं चाहूँगा ये जानना कि अब अगर दुकानें खोली जा रही हैं, पहले भी आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल रही कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा कुछ एरियाज़ में, लेकिन अब अगर दुकानें खोली जा रही हैं, टाइम लिमिट नहीं है, तो लोगों का क्या रिएक्शन नज़र आ रहा है? देखिए, दुकानें जो खोली जा रही हैं, अगर लाहौर के अहम इलाके बाज़ारों की बात की जाए, जिसमें अनारकली है, इचरा है, शाला मार्केट है, उर्दू बाज़ार है, हाल रोड है, यहाँ पे सच न्यूज़ मुसलसल जो रिपोर्टिंग करता रहा है, अपनी आवाम को हमने, जो व्यूवर्स को हमने आगाह किया कर रखा है। जैसे अब अगर ईद से पहले की मैं आपको मिसाल दूं तो जिस दिन हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया बड़े ईद उल अज़हा से पहले, और उसके बाद हमने देखा कि अनारकली में एक मतलब हुकूमत, पुलिस और एक जानिब पे हमने देखा कि नई मीर की ज़ेर क़यादत जो थी मुकम्मल ताजिर बरादरी खड़ी हुई थी, और इतने वहाँ पे दुकानों में बैठ के जो उधर एक दूसरे से डिस्कशंस हुई कि किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। बिल आखिर नई मीर साहब ने बाहर आके कहा जी दुकानें खोलो, कोई बंद नहीं करेगा। तो ताजिर बरादरी तो पहले दिन से ही आप ये कह लें कि थोड़ा बहुत उन्होंने SOPs पर अमल दरामद किया था। ईद उल फितर के बाद जो शिद्दत में इजाफा आया था, उसके बाद जो उन लोगों ने थोड़ा बहुत अमल दरामद किया था, उसमें सैनिटाइजर्स थे, मास्क थे, और बस वो वहाँ तक उसके यूज़ था। अब जो आम इलाकों के अगर बाज़ारों की बात की जाए तो वहाँ तो किसी किस्म का कोई SOPs, कोई सैनिटाइज़र्स, कोई मास्क, ख़ास तौर पे ये जो हमारे एक आम रुझान है जिनको हम लोकल ज़ुबान में खोखा कहते हैं, जहाँ से हमें पान बोतल वगैरह मिलती है, वहाँ पे जो हम लड़कों का रश होता है, वहाँ पे कोई हमने कहीं किसी सूरत हाल, किसी ना पीक के दिनों में, ना ईद उल फितर के दिनों में, ना इन ईद उल अज़हा के अयाम में, ना जुलाई के दिन में हमने ये नहीं देखा कि वहाँ SOPs थे या कोरोना वायरस के हवाले से सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। हुकूमत की जानिब से अगर जब 7 बजे तक का लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपके इलाके में, थाने में थोड़ा सा भी सलाम दुआ है तो आप अपनी 7 बजे बंद की जाने वाली दुकान रात 10-11 बजे तक इजीली खोल सकते हैं। और ये मैं आंखों देखा हाल में आपको अपने इलाके का बता रहा हूं। कहीं ना कहीं मिली भगत से ये काम होता रहा, बिल्कुल होता रहा है, क्योंकि अगर आपके थाने में आपकी थोड़ी बहुत सलाम दुआ है तो आप इजीली अपनी दुकान जो है वो खोल सकते हैं, आपको कोई आके तंग नहीं कर सकता, और दलड़े से आप खोलते हैं कि जी कोई मसला कोई नहीं है, चाहे वो आपकी बेकरी हो, चाहे वो आपका जनरल स्टोर हो, चाहे वो आपका सैलून हो, चाहे वो किसी खाने पीने की दुकान हो। सिर्फ फार्मेसीज़ के अलावा 24/7 आवर आपको किसी को जो है 24/7
जो है किसी कारोबार को खोलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन रात 10-10, 11-11 बजे तक हमने खोलने की देखी। अब जब हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया कि जी मुकम्मल तौर पे बंदिशें भी ख़त्म कर दी गई हैं, जो उनकी पुरानी टाइमिंग थी उनको बहाल कर दिया गया है, तो ताजिर बरादरी तो खुश होगी, क्योंकि वो तो पहले ये चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये सारे ड्यूरेशन जो है मुकम्मल, हमें बंदिशें जो थी, जो बहाली थी, मुकम्मल हो जाए। हुकूमत की जानिब से नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इकदाम किए गए कोरोना वायरस को रोकने के लिए, क्योंकि ईद उल फितर पे जो हमने सूरत हाल देखी और जिस तरीके से कोरोना फैला, और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ईद उल अज़हा पे क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन था, लेकिन 9 ज़िलहज की रात को लाहौर के बाज़ मुकामी बाज़ार जो हैं वो जैम पैक थे, लोग शॉपिंग्स में बिजी थे, लोग शॉपिंग करने निकले हुए थे, यानी बाज़ार वो भी खुले हुए थे। लेकिन जो सूरत हाल हमने ईद उल फितर पे देखी थी, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, तो ताजिर बरादरी तो काफ़ी दिनों से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया था। लाहौर से इस्लामाबाद तक आपने देखा कि लॉन्ग मार्च भी उन लोगों ने मुकम्मल किया था कि किसी तरीके से उनकी बात मानी जाए, SOPs में माने जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये था कि उनके SOPs क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। मेरी खुद बजाते खुद नईम मीर साहब से अनारकली बाज़ार में गुफ्तगू हुई थी, उनसे मैंने पूछा था कि मीर साहब आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोग चाहते क्या हैं। बस उनका एक ही मुतालबा था कि जी कोरोना ख़त्म हो गया है, दुकानें खोल दी जाएँ, कोरोना ख़त्म हो गया, दुकानें खोल दी जाएँ, क्योंकि बकौल उनके कि सिर्फ पंजाब में ईद उल अज़हा पर दुकानें बंद की गई, बाकी पाकिस्तान के तमाम सूबों में दुकानें जो थी ईद उल अज़हा पर खोल दी गई। जो लॉकडाउन था वो नहीं लगाया गया, इस वजह से उनके ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि किसी तरीके से पंजाब से भी जो ईद उल अज़हा था, ईद उल अज़हा पर भी लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन नबील, वो आपसे जारी है, मुझे 1-2 और अहम सवालात आपसे करने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रुख करूँगा अलमदार का कि अलमदार तालीमी इदारे भी तो खुलने जा रहे हैं, उनके बारे में तो बहुत सारे फैसले और बहुत सारी तजावीज़ सामने आई हैं। तो आपकी क्योंकि एजुकेशन पीठ है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना की सूरत हाल में ये जो तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं, कोई SOPs, क्योंकि बच्चों के हवाले से तो मज़ीद एहतियात की ज़रूरत होगी। देखिए राना साहब, यही मुतालबा तो जो स्कूलों का था, प्राइवेट स्कूलों का भी कि खोले जाएँ, वो तो बड़ा मतलब पिछले यानी कि जब थोड़ी सूरत हाल बेहतर हुई तो उन्होंने कहा जी खोले जाएं और हम SOPs पर अमल करेंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर आप शॉप्स को देखें, अगर आप मार्केटों को देखें, तो उसकी निस्बत स्कूल में बच्चे क्योंकि आएंगे, आपके पास एक हदूद है कि उन्होंने दाखिल होना है, मेरे ख्याल में SOPs पर वहाँ पर बेहतर अंदाज में अमल दरामद किया जा सकता है। और इंतज़ामिया, जो स्कूल इंतज़ामिया है, वो बार बार हुकूमत को ये बावर कराती रही, जो तंजीमें हैं, कि आप हमें इजाज़त दें, SOPs पर हमने अमल दरामद करवाना है, वो करवाएंगे। और क्योंकि आप देखें कि आपकी जो इन 5-6 महीने जो हुई है, हमारे तालीमी निज़ाम पहले ही आपके सामने है कि हमारा तालीमी निज़ाम कितना मजबूत था पहले, और अब उस 5-6 महीने की वजह से बच्चों की जो तालीम पर तो असर पड़ा है बिल्कुल। लेकिन आप राना साहब ये देखें कि जो बच्चा अब 5-6 माह घर बैठ गया है, उनका काम क्या है, या तो वो कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं या उनके पास मोबाइल है। अब उनकी सारा जो जहन था, वो जो तालीम का एक डाइवर्ट हो गया और बड़ा मुश्किल होगा। अब ये हकीकत है, अब बड़ा मुश्किल होगा बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए भी। लेकिन अलमदार सबसे अहम बात तो ये है ना कि सेहत तो सेहत के, हाँ, ये कि SOPs देखें, SOPs पर अभी भी जैसे कल जो कौमी राब्ता कमेटी की उसमें ये कहा गया है कि हम ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ख़तरा मौजूद है, आवाम बिल्कुल ईजी ना हो जाए SOPs पर। लेकिन जो आप तालीम की बात कर रहे हैं ना, तालीमी इदारों की, तो मैंने कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल बड़ा आसानी से किया जा सकता है और हो भी सकता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो इंतज़ामिया, स्कूल्स की इंतज़ामिया थी, उनको भी साथ देना होगा हुकूमत का। और वो बार बार ये कहते हैं कि जी हम जो एंट्री होगी वहाँ पर हम सैनिटाइज़र वगैरह लगाएंगे, अपने बाकायदा लोग खड़े करेंगे, जो बच्चे आते हैं उनको बाकायदा मास्क जो है वो उनके पास हो, वो पहने, और फिर अंदर जो है कुर्सियों का जो डिस्टेंसिंग है वो भी रखी जाएगी। तो तालीम का एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, क्योंकि अब सूरत हाल बिल्कुल मास्क होना चाहिए। मैं अलमदार आप भी जाना पाऊंगा, लेकिन मैं एक बड़ा अहम सवाल मुझे नबील आपसे करना है। 14 अगस्त है, यानी जश्न आज़ादी की सूरत हाल को भी आपने मद्देनज़र रखना है, और 14 अगस्त के हवाले से कोरोना की हालिया सूरत हाल भी आपके सामने है। तो क्या इक़दाम आपके देखने में आए हैं कि इस इवेंट पे इस तरह की जो सूरत हाल है, हम बहुत बेहतरी की जानब जा रहे हैं, कोरोना के ख़ात्मे के करीब जा रहे हैं, तो अब SOPs को मद्देनज़र रखते हुए क्या हम इस पर काबू पा लेंगे, और क्या इक़दाम आपके सामने हैं कि 14 अगस्त के हवाले से किए जा रहे हैं?
अदिल, 14 अगस्त के हवाले से जो अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो अभी तक कोई ख़ास इकदाम सामने नहीं आए। जैसे कि एक दो रोज़ पहले जो असद उमर साहब ने भी वाज़ेह बयान दिया था इस्लामाबाद में कि मुकम्मल तौर पे 14 अगस्त जो है मुल्क लेवल पे, जो कौमी लेवल पे जो भरपूर तरीके से बनाया जाएगा। हाँ, SOPs के हवाले से उन्होंने बस ये कहा था कि अभी लाया अमल तैयार किया जा रहा है, MCOC के इजलास में वो उसका मुकम्मल तौर पर SOPs जो है वो दे दिए जाएंगे। 14 अगस्त के हवाले से बाज़ारों में, क्योंकि अब आपको पता है कि अगस्त शुरू होते ही जो बाज़ारों में जो है रश बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे 14 अगस्त के हवाले से झंडों पे अब तो लिबास जो आते हैं बाज़ारों में, उन पे भी अब हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफ़ी रश है। ख़वातीन, बच्चे अपने अपने मनपसंद जो 14 अगस्त के हवाले से जो ड्रेसेस हैं वो लेना शुरू हो गए। मैं गुज़श्ता रोज़ में इत्तफ़ाक़ हुआ मुझे बाज़ार जाने का, तो मैंने देखा कि आजकल अगर बाकी कारोबारी कारोबारी मराकज़ तो खुल गए, अगर गारमेंट्स की या कपड़ों की दुकानों पर देखा जाए तो इस वक्त आम कपड़ों से ज़्यादा 14 अगस्त के हवाले से जो सूट्स हैं वो इस वक्त सेल परचेज़ हो रहे हैं। तो अब लोगों के जो रुझान अभी इस वक्त बढ़ गया है वो 14 अगस्त के हवाले से बढ़ गया। लेकिन अब इसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs का रखा जाए तो इस वक्त तक कोई ना हुकूमत की जानिब से ना कोई SOP सामने आया, ना पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आया। हाँ, तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, पंजाब हुकूमत की लेवल पर भी जो इस वक्त तैयारी है वो 14 अगस्त की तैयारी भरपूर तरीके से बनाने की तैयारी इस वक्त जा रही है, खास तौर पे बच्चों की जानिब से और वो औरतों की जानिब से सूट खरीदने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, लाहौर से आप हमें इन्फॉर्म कर रहे थे और आपके कीमती वक्त और तजिए का बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब मैं ज़रा क्रिकेट के हवाले से बात करूँगा और क्रिकेट की बात अगर करते हैं तो पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जारी है। पहले टेस्ट का तीसरा रोज़ कल था और आज चौथा रोज़ होगा, लेकिन क्या सूरत हाल है इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत ऑनलाइन मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तजियाकार मोहतरम जनाब शहरयार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरयार साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शहरयार खान जी। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शहरी भाई। मैच की सूरत हाल और मुझे 2-3 दिन का जो आपका तजिया है वो भी बिल्कुल मेरे सामने है और मैच की हालिया जो सूरत हाल है एक शॉर्ट समरी मैं थोड़ी सी आपके सामने रख लूँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो पहली इनिंग्स और उसके बाद पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 326 रन किए, ऑल आउट टीम हो गई। 69 रन बाबर आजम के थे और शान मसूद की शानदार सेंचुरी, 156 रन उन्होंने किए। और अगर बॉलिंग की तरफ जाएं तो ब्रॉड की 3 विकटें और आर्चर की 3 विकटें थी। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत मुस्तहकम और उसका जिक्र आपने वाज़ेह तौर पर किया था अपने उसमें तजिए में भी। और पहली इनिंग जो इंग्लैंड की थी 219 पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। सिर्फ पॉप नुमाया खिलाड़ी रहे, 62 रन किए। लेकिन बॉलिंग के हवाले से देखा जाए तो यासिर शाह छाए रहे, 4 विकेटें उन्होंने ली और 5 पलट दिया। पूरी की पूरी जो है इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को डिस्टर्ब करके रख दिया। फिर पाकिस्तानी टीम उसकी सेकेंड इनिंग शुरू हो गई और उसकी शॉर्ट समरी यह है कि 137 रन, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन 107 रन की बर्तरी पाकिस्तान के पास पहले थी, लीड ली और अब 244 रन की बर्तरी है पाकिस्तान के पास। लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल जो है अब अभी चौथा दिन होना है और बैट्समैनों की तमाम जो हरकत व सकनात हैं उन्होंने पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया बॉलर्स की। कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो 2 जो प्लेयर्स पहली इनिंग के भी थे और मिडिल ऑर्डर भी था हमारा, असद शफीक ने भी मायूस किया, आबिद अली ने मायूस किया, बिल्कुल 20 रन के ऊपर दोबारा। इन सारों जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, अजहर अली उन्होंने बिल्कुल ही कसम जैसे खाई हुई है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं करना कप्तान बन के। ये बड़ी हमने जो तजिया किया था हमारे मुताबिक यही था एनालिसिस हमारा कि अगर इंग्लैंड को बहुत कम स्कोर पर 200 का स्कोर 200 जो रोक लिया, इस पे बहुत अच्छा स्कोर था और इसके ऊपर हम बड़े पुरुम्मीद थे। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की रही है वो हमारी तवक्कुआत के खिलाफ थी कि इस जो इनिंग्स है इसमें ना बाबर आजम चले, ना इसमें शान मसूद चले, अजहर अली और आबिद अली से पहले कोई वो नहीं थी, फिर असद शफीक आए, फिर शादाब खान जो आते हैं वो खेल जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारी उम्मीद उसमें मैच में बाकी है और मेरा ख्याल है कि
30 से 40 रन जो है शहरी भाई, मैं आपसे या- गुफ्तगू जारी रखूंगा और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से ही मैं चाहूंगा, मैं अपने प्रोड्यूसर को कि आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, उसको ज़रा चेक कर लिया जाए। तब तक मैं ज़रा आलमदार से पूछता हूँ। आलमदार, पाकिस्तानी टीम यानी बहुत अच्छा खेल रही है, तो 326 रन पहली इनिंग में किए, उसके बाद 219 पे ऑल आउट कर दिया गया इंग्लैंड को। फिर पाकिस्तान की टीम की बैटिंग जो है वो एकदम से लड़खड़ा जाती है। तो कैसे देख रहे हैं आप? भी तो क्रिकेट के तो शायक हैं और पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में है इस वक्त। हाँ देखिए राणा साहब, जो पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग का मुझे इसमें कोई शक वो नहीं होता नहीं कि कि किसी भी इत्तेहाद, वक्त यकीन महकम एक दफ़ होता है कि और बहुत अच्छा तंजीम स्कोर है। कर देते हैं और बाज़ औक़ात जो है वही टीम जो है, वही बैट्समैन जो है वो ऐसे विकटें गिरती हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये वही बैट्समैन जो पहली इनिंग्स में खेले हैं। बहरहाल अभी इस अगर हम टेस्ट की बात करें तो पहले जो आपने स्कोर किया, फिर उसके बाद आपने जो यानी कि बड़ी अच्छी बॉलिंग करके आपने इंग्लैंड जैसी टीम को उसके होम ग्राउंड पर जो है वो 219 और 100-150 की लीड जो है बड़ी अच्छी लीड थी इस सूरत हाल में। अब दूसरी इनिंग में आपको मोहतात अंदाज में खेलना चाहिए था और एक बेहतर बड़ी लीड में जाते आप, लेकिन अब क्योंकि विकटें 8 विकटें आपकी गिर चुकी हैं और 200 जो पहली लीड है उसको मिला के 244 की लीड है, तो अब कोशिश पाकिस्तान की होनी चाहिए कि इस लीड को आप 300 से ऊपर ले जाएं। तो आपके पास पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ऐसा है कि आप जो है वो इंग्लैंड की टीम को जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अभी इस मैच में पाकिस्तान की उम्मीद भी बाकी है। इंग्लैंड भी अगर क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन, लेकिन उनकी जिस तरह बैटिंग लाइन पहली इनिंग में फ्लॉप हुई है वो भी हमारे सामने, और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जिसमें अब्बास में इसी हवाले से तजिया तो मेरा चलता रहेगा शहरियार खान से। शहरियार खान साहब, अब मैं थोड़ा सा रुख करूंगा आपकी तरफ इस हवाले से कि हमने पूरी क्रिकेट देख ली, पूरा मैच देख लिया, 3 दिन गुजर गए। उन 3 दिनों में जो हुआ वो तो मंजर आम पे है। वो पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी कर ली पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में जो बैटिंग थी वो लड़खड़ा गई, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बरक्स इंग्लैंड ने बैटिंग कदरे हल्की की और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही। लेकिन अब 2 दिन बाकी हैं। अब इन 2 दिनों में जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगी। दूसरा, अगर थोड़ा सा मैं जायजा लूँ तो कल की जो बॉलिंग थी इंग्लैंड की जानिब से, उसमें उनके स्पिनर थे बेस्ट, और वो स्पिन बॉल जो है उसने भी काफ़ी उन्हें फ़ायदा दिया। तो पाकिस्तान के पास तो 2 लेग स्पिनर हैं और जिसमें यासिर शाह इस वक्त छाए हुए भी हैं और शादाब भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और शादाब ने तो कहीं ना कहीं बैटिंग के हवाले से भी बहुत सपोर्ट किया है। तो अब ये 2 दिन की स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं शहरियार खान साहब? राना साहब, मैंने वो जिस तरह पहले कहा कि ये जो आखिरी हमारे अब ये जोड़ी नजर आ रही है, इन्हीं से थोड़ी सी उम्मीद है। यासिर शाह और जो आगे प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में अगर ये 30 से 40 रन भी और ऐड कर लें इसमें तो बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा। और फिर बॉलर्स पे एक बार फिर जिम्मेदारी होगी हमारे कि वो परफॉर्म करें। जो इस वक्त आफरीदी और नसीम शाह जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एक ही विकेट ली है, मोहम्मद अब्बास ने 2 ली है, लेकिन ये फिर जिम्मेदारी फिर यासिर शाह और शादाब खान पर ही आती हुई लग रही है। तो वो इजी हो जाएगा अगर ये 20 रन और अगर हमारे बन जाए तो ये आपका कहने का मतलब है कि 264 से ऊपर हम चले जाते हैं तो मैच ऐसा बन सकता है कि पाकिस्तान यानी उसके लिए लड़ सकता है और बेहतर अंदाज में मैच बनाया जा सकता है। जो हमारी जो प्रेडिक्शन थी सारों की वो यही थी कि अगर इस तरह पाकिस्तान जो है इंग्लैंड को 220-225 पे रोक लेता है और तो उसके बाद हम तकरीबन 350 के करीब का अगर टारगेट देते हैं तो वो बहुत बड़ा टारगेट होगा और हमारे पास 2 दिन होंगे इंग्लैंड को आउट करने के लिए, जो बहुत इस वक्त जो है इन कंडीशंस में बहुत सही लग रहा था। और अब जो है मसला ये है कि थोड़ी सी हमारी बैटिंग लाइन में जो हमारी तवक्कुआत थी उससे नीचे गई थी, लेकिन स्टिल वी आर इन द गेम और हमारी कोशिश नहीं। मैं तो शहरी भाई पूछना ये चाहूंगा कि वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम 20 रन कर लेते हैं तो मैच बहुत मुस्तहकम होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी हुई है। और वहां पे एक चीज तो है कि क्राउड नहीं है,
होम ग्राउंड का अपनी जगह पे वो एक सपोर्ट होती है, क्राउड की अपनी जगह पे सपोर्ट होती है, लेकिन पाकिस्तानी टीम किसी हद तक अभी हावी है। आपको ये लगता है 20 भी चाहे जो भी सूरत हाल होती है, अगर यही लीड भी रहती है, बर्तरी ऐसी भी रहती है, तो पाकिस्तान कितना ओवरकम कर सकता है? और इंग्लैंड की भी बैटिंग, क्योंकि पहली इनिंग्स में तो कदरे फ्लॉप रही है, उस तरह वो नहीं खेल पाए। 107 रन की उन्होंने पहले लीड दे दी, ऊपर से 137 रन हो चुके हैं। तो कितना सपोर्टिव, यानी मैच का पलड़ा किस तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या बराबर की सूरत हाल नजर आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, और वो इसलिए भारी है कि जो प्रेशर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में लिया, वही प्रेशर बल्कि उससे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त इंग्लैंड की टीम पे होगा। मैंने पहले भी कहा था कि हमें जानियाना हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अब इस वक्त जो पोजीशन होगी, मेरे ख्याल में जो अब्बास ने कल जिस तरह बेन स्टोक्स की जो विकेट थी, अगर आपने देखी हो बेन स्टोक्स को जिस तरह आउट किया, कितनी क्लास की बॉल थी। अगर ये क्लास बरकरार रही और हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड को हम 150 के करीब हम आउट कर सकते हैं। इस जो सेकंड इनिंग का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, और वेस्ट इंडीज की टीम के साथ भी हमने देखा कि बैटिंग लाइन ने बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखाया इंग्लैंड की, और हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो वेस्ट इंडीज की, मैं वो बॉलिंग लाइन पे भी बात करता हूँ शरीफ भाई, और आपसे तो मुझे फाइनल कमेंट्स चाहिए होंगे कि मैच कितना फैसला कुन होता हुआ नजर आ रहा है। फैसला कुन तो है क्योंकि 2 दिन बाकी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, अलमदार मेरे साथ मौजूद है। अलमदार, आपको मैच कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? एक तो लाजम बात है कि पाकिस्तान के एक जज्बे आपके साथ हैं, हुबुल वतनी है, लेकिन आपकी नज़र में मैच की क्या सूरत हाल पाकिस्तान को जीत की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? हाँ, देखिए राना साहब, एज ए पाकिस्तानी तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान ही जीते, और अब तक की जो देखा जाए मैच की सूरत हाल, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। और क्योंकि अब बॉलिंग में, क्योंकि आपकी बॉलिंग ही आपका इस वक्त मजबूत बॉलिंग है, आपके पास शहीन भी है, यासिर भी है, अब्बास भी है, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, तो मेरी अपनी राय में, मैं क्रिकेट बहुत कम खेली है, लेकिन ये है कि पसंद भी करते हैं देखने के हवाले से, तो जो नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान की जो सेकंड इनिंग में इंग्लैंड पर जो प्रेशर पड़ा है, वो प्रेशर भी इंग्लैंड पर होगा, फिर होम ग्राउंड जो है वो भी, और अब जो पाकिस्तान ने ये किया सारा, तो मेरे ख्याल में ये है कि अभी पलड़ा पाकिस्तान का भारी है। और पाकिस्तान शरीफ भाई, अब मैं आता हूं उस रुख की जानब, यानी आपने माशाल्लाह इतनी रिपोर्टिंग की है, क्रिकेट को बड़ा गहरा जानते हैं, और अब जो सूरत हाल बन गई है वो आ गई है फिर दोबारा पाकिस्तान की बॉलिंग पे। और बॉलिंग का आगाज भी हमने देखा कि बहुत अच्छा रहा, यानी इंग्लैंड जो 219 पर ऑल आउट कर दिया गया और लीड ली गई, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अभी धाक तो है। और अगर हम वो पेसर्स की जाने बात करते हैं, तो अब्बास, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, इन तीनों को आप इस आगे के खेल में, आप यानी पाकिस्तान की इनिंग खत्म होती है और इंग्लैंड की इनिंग शुरू होती है, इन तीनों को आप कहां देख रहे हैं? स्पिनर्स पे मैं बाद में जाऊंगा। देखिए, जो शाहीन अफरीदी या नसीम शाह जो है, वो गालबन उनकी जोर रहा अपनी स्पीड के ऊपर। मेरे ख्याल में उनको फोकस करना होगा, जिस तरह वकार यूनुस उनको टिप्स देते रहे, अगर उस पर उन्होंने फोकस किया तो हमारे पास बहुत अच्छा, मैं इन लड़कों का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी उन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली है, और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है कि ग्राउंड में जब आप उतरते हैं, तो आप नेशनल क्रिकेट के बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, एक्सपोजर आपको मिलता है जब आप बाहर जाते हैं, दूसरी टीमों के साथ खेलते हैं, और फिर उसके बाद जब आप वीडियो एनालिसिस अपना करते हैं। मेरे ख्याल में अपने वीडियो एनालिसिस के जरिए अपनी गलतियों से सीखने का वक्त है, और यंगस्टर्स हैं, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। और जिस तरह मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग में भी हमने बहुत अच्छी तब्दीलियां देखी हैं, अल्लाह करे ये तब्दीलियां और जो है ज्यादा अच्छे मुस्बत। और अभी तक तो सूरत हाल वाकई बेहतरी की जानब है कि शाहीन जो है, शाहीन अफरीदी, वो सबसे पहले ब्रेक थ्रू देते हैं, और उसके बाद अब्बास अपना रोल प्ले करते हैं। नसीम शाह, जिनकी पेस का बड़ा सिलसिला, बल्कि मैं एक सवाल तो एडिशनल आपके सामने रखूंगा कि आर्चर को सवाल कर दिया गया कि स्पीड के हवाले से, पेस के हवाले से, कि नसीम शाह की पेस ज़्यादा है, उनकी रफ्तार बॉल की ज़्यादा है, तो आर्चर वहाँ पे ना थोड़ा सा उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की है कि हर रोज़ या हर दिन किसी भी बॉलर का ऐसा नहीं होता और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये वो। तो ये अगर कोई सवालिया कंपैरिजन ऐसा आ जाता है और पाकिस्तानी टीम को ऐसे बूम मिल जाता है या हौसला बढ़ा देता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये भी असरअंदाज होगी चीज़?
आर्चर की जहां तक बात है, वो मेरा ख्याल है इसको आप जेलेसी समझ सकते हैं, क्योंकि शुएब अख्तर ही रहा, वकार यूनुस और ये वसीम अकरम की जो जोड़ी थी डब्ल्यूज की, उनका कोई तोड़ सामने नहीं आया। इससे पहले अगर हम चले जाएं तो हमारे पास बड़ी बड़ी लाइनअप थी, हमारे पास सिकंदर बख्त, सरफराज नवाज, इमरान खान थे। अगर आप वेस्ट इंडीज की तरफ जाएं तो वहां पर जो है आपके पास जो थे मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, वो बड़े बड़े नाम है, माइकल एक बड़ी कोनिंग, लंबी लाइन थी और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहती थी। फास्ट ट्रैक की बात होती थी कि हमारे यहाँ ट्रैक्स और होते थे, जब हम इंग्लिश विकेटों पे जाते थे खेलने के लिए, वहां पे फास्ट ट्रैक्स होते थे, तो हमें बड़ी वहां पे बॉलर्स को सपोर्ट मिलती थी। यहाँ अभी हमारे बॉलर्स क्योंकि इन कंडीशंस के ऊपर उन्होंने खेलना शुरू किया था, आपस में खेलना और दीगर टीमों के साथ खेलना बड़े फर्क की बात है। जब हम आपस में खेल रहे थे तो हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो लेवल उसका वो इतना ज्यादा नहीं मापा जा सकता था उसको। अब जो है, अब असल में परफॉर्मेंस को जो है एनालिसिस उसके करने की जरूरत है। अब देखा जा रहा होगा, आप वकार यूनुस भी देख रहे होंगे, अब यही चीज जो है मुश्ताक भी देख रहा हूँ, मुश्ताक अहमद भी, और जाहिर है कि जो उनकी मेहनत थी मुश्ताक की, वो दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है ग्राउंड में। जब ये और अगली जो सूरत हाल है उसमें तो बड़ा अहम किरदार होगा उनकी मेहनत का और उनकी कोचिंग का। मैं स्पिन के हवाले से आपकी तरफ आता हूं और वो अहम मेरे फाइनल टॉक होगी क्रिकेट के हवाले से आपके साथ। लेकिन मैं जरा अलमदार से पूछ लूं, अलमदार, मैं दूसरा ये जानना चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट अपनी जगह पे, हुबुल वतनी अपनी जगह पे, 2 दिन बाकी हैं, आपको क्या लगता है आज के रोज में मैच खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या कल तक भी जाएगा? देखें, अगर आज पाकिस्तान के बैट्समैनों ने 30 से 40 रन और दिए और कोई पहला 1 घंटा खेल जाते हैं, 40 तो बहुत हैं, बल्कि शहरियार साहब कह रहे हैं 20 हो गए तो तभी हम मैच की तरफ अगर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम ये करें कि यासिर, क्योंकि यासिर एक विकेट पे ठहरने वाला, उन्होंने पीछे भी कोई अच्छी इनिंग्स खेली हैं, अब्बास अगर उनका साथ देते हैं जैसे अगर, तो ये है कि अगर ये 30-40 स्कोर भी दे देते हैं और आज मैच तब ख़त्म हो सकता है अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड की कोई 3-4 विकेटें, अहम विकेटें पहले ले ली जल्दी, तो फिर हो सकता है आज ही मैच खत्म हो जाए, वरना ये कि कल तक मैच जाएगा, जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपकी नज़र में यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है और बॉलिंग हमारी, मैंने जैसे कहा कि बॉलिंग हमारी जो जिस तरह कराई है इन 2 लड़कों ने, खासकर अब्बास ने और यासिर शाह ने। और अब्बास की लाइन और लेंथ की अगर हम बात करें तो कल मैंने कुछ 2 ओवर देखे हैं, लेकिन उसने जो लाइन और लेंथ रखी हुई कि बिल्कुल उनके यानी इंग्लैंड के बैट्समैन को मौका नहीं दे रहे कि वो खुल के कोई शॉट खेल सकें, यानी उनको बड़ा मुश्किल। तो ये तजिया जो है ना अहम, अभी शहरी भाई से मैं लेता हूँ। शहरी भाई, आज का जो मैच होगा या पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स के बाद जो मैच होगा उसमें स्पिनर्स का अपना एक किरदार होगा, और मैंने बताया कि पहले भी हम देख रहे हैं कि बेस्ट को बेनिफिट मिला है विकेट की वजह से। अब यासिर शाह और शादाब खान दोनों प्लेयर्स जिन्होंने 6 विकेटें ली पिछली इनिंग्स में, और 4 विकेटें यासिर शाह की हैं, शादाब की 2 विकेटें हैं, क्या रोल प्ले करेंगे? यानी स्पिन आपको क्या रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, स्पिन का डिपार्टमेंट आपको? देखिए, यासिर शाह और ये शादाब खान दोनों इन विकेट्स के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। शादाब की जो परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में रही थी उसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने इन विकेट्स के ऊपर उम्दा परफॉर्मेंस दी थी। बैटिंग में अगर जाएं तो बैटिंग में भी आप देख सकते हैं कि पूरे मैच में उनकी परफॉर्मेंस कम से कम हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे उनसे ज्यादा अच्छी रही। बिल्कुल, इस वक्त जो कंडीशन है दोनों बहुत पुरअज़म है, और मैंने जैसा कहा कि एग्रेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। एग्रेशन अगर होगा तो आप यकीन माने कि ये आज के दिन ही खेल खत्म हो सकता है। हमारे में थोड़ा सा अगर, क्योंकि इस वक्त बहुत दबाव का शिकार होंगे, और मैं आपको ये बता दूं इंग्लैंड की भी पूरी कोशिश होगी कि वो इसको वनडे की तरह खेलें, और वनडे या T20 की तर्ज पे इसको खेलें, तेज स्कोर करेंगे, विकेटें जाती रहें बेशक, लेकिन स्कोर वो जल्दी कर दें। लेकिन हमें उनको कंटेन करके, और ये यासिर शाह उसमें की रोल प्ले करेंगे आज की फतह में। अगर जो है थोड़ा सा सेंसिबली उन्होंने किया, उन्होंने जो स्कोर दिया वो कोई बहुत ज्यादा 66 स्कोर नहीं है, इतना स्कोर जिस तरह आपने बात की कि अगर हम 20 स्कोर भी कर लेते हैं
तो काफ़ी हावी हो जाएगी पाकिस्तान की टीम। टारगेट जो है, हदफ जो है वो कदरे मुश्किल नज़र आता है इंग्लैंड के लिए। क्या इसी तरह मैं ये जानना चाहूँगा कि जब बॉलिंग आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहली विकेट का दौरानिया कितना आपको नज़र आता है कि इतनी देर में अगर हो जाए सेशन के अंदर तो हम ज़्यादा मजीद बेहतरी की जानब जाते हैं, या कितनी विकेटें कितनी देर में गिर जाएँ तो काफ़ी हावी हो सकती है पाकिस्तानी टीम? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में मोहम्मद आमिर ने जो स्टार्ट में विकेट्स ली थी, उन्होंने मैच का पलड़ा पलट दिया था। लेकिन वर्ल्ड कप 92 के फाइनल में वसीम अकरम किसी भी जगह जाकर चेंज कर देते पोजीशन। तो ये मैच के हवाले से मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है इन विकेट्स के हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान पहले 8 से 10 ओवर्स में जो है कम से कम 3 से 4 विकेटें जो है वो इंग्लैंड की गिरा पाएगा, और फिर उसके बाद मैच का पलड़ा जो है वो पाकिस्तान फिर तो मैच कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ हुआ ही नजर आ रहा है। मैं पाकिस्तान को बहुत इन देख रहा हूँ इसमें, और इंग्लैंड जो है उसके चांसेस अगर बहुत ज्यादा आप कहें तो वो 20 से 30% है, लेकिन हमारे चांसेस जो है बहुत फेयर है। 70 सही, फैसला आज या कल तक जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ज्यादा तवक्कुआत ये है कि आज ही इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। सही। शहरियार साहब, आपकी शिरकत का और आपके तजिए का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ साथ अलमदार आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मुझे इजाज़त लेना होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।